सो हे गाइस, ले द गॉड सीरीज के एक और न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हम देखते हैं कि फाइनली माइक ने ज्वाइन कर ली होती है नाइट मॉन्स्टर स्लेयर्स की टीम को, और उसकी ट्रेनिंग भी बहुत ही हार्ड तरीके से करवाना स्टार्ट हो गई थी। साथ ही साथ माइक को उसके गॉड एंजल यानी कि माइकल की भी काफी सारी जानकारियां दी जाती है, और साथ ही इसको ये भी बताया जाता है कि किसी भी तरीके से उसके बारे में एंशिएंट गॉड चर्च वालों को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो या तो उन्हें माइक को बचाना होगा या फिर अपने ही हाथों से जान से मारना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक अपनी टीम के साथ में खाना खाने के लिए बैठा हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और टेस्टी भी नजर आ रहा था। यिंग जैसे वो खाने की कोशिश करती है तो मिस्टर मो ने तुरंत ही उसी में से ही खाना शुरू कर दिया था, जिससे कि यिंग कहती है कि मिस्टर मो, आखिर ये क्या बात हुई? ये जो टेस्टी सा मीट है उसको पहले मैंने देखा था, इसी वजह से मैं ही इसको खाऊंगी। जिसकी वजह से उन दोनों के ही बीच में छोटी सी नोक झोंक होना स्टार्ट हो गई थी, और इन दोनों की इस लड़ाई को देखकर तभी मिस्टर स्नाइपर अपने गन को निकाल के रख देता है, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी ऐसा करना नहीं चाहता था। मिस्टर स्नाइपर एक छोटे से मीट के टुकड़े को ले जाता है माइक के पास में, उससे कहता है कि देखो, तुम मीट कम खाना वरना तुम्हारी आंखें ठीक तरीके से काम नहीं करेंगी, जिनका काम करना तुम्हारे लिए और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जहाँ पर तभी कैप्टन आते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्या तुम लोग हमेशा ही बच्चों के जैसे लड़ते रहते हो खाने के लिए? माइक उनसे पूछता है कि वैसे मुझे ये बताइए कि आखिर अभी मैं रहने कहाँ पर वाला हूँ? तो यिंग उससे कहती है कि लड़के, चिंता मत करो, तुम जहाँ पर चाहो वहाँ पर रह सकते हो, बस अभी थोड़ी ही टाइम में मुझे अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस को करने के लिए जाना है। इसीलिए वो यहाँ पर शाओनान से कहने लगती है कि तुम इसे अपने साथ में ले जाना और इसके रूम को भी दिखा देना। लेकिन शाओनान भी कहती है कि अभी नहीं, मुझे भी कुछ जरूरी काम है जिसको करना अभी बाकी है, इसीलिए मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से जाऊंगी। जिन दोनों की ही बातों को सुनते हुए तभी एक बंदा पहुंच जाता है माइक के पास में और उससे कहने लगता है कि तुम सबको छोड़ो और मेरी बात को सुनो, तुम्हें जो भी चाहिए पड़ेगा तुम मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे मांग सकते हो। जिसके बाद हम रात के समय में उन दोनों को यहाँ से जाता हुआ देख पाते हैं। माइक कहता है कि क्या हम लोग यहाँ से यिंग के घर की तरफ ही जा रहे हैं? जिससे कि वो बताने लगता है कि देखो, हर एक नाइट मॉन्स्टर स्लेयर के अपने कुछ न कुछ सीक्रेट होते हैं, उनकी आइडेंटिटी और उनके घर के बारे में हमें जरा सा भी अंदाजा भी नहीं होता। क्योंकि तभी फिर वो लोग देखने लगते हैं यिंग को, जो कि ग्रेव के पास में बैठी हुई एक मोमबत्ती को जलाती है और रो भी रही थी, जिसको देखकर माइक कहने लगता है कि यहाँ पर यिंग क्या कर रही है, और वो यहाँ पर एक्चुअल में किसी एक खास तरीके के सिंबल को बना रही थी, और ऐसा ये लोग करते हैं अपने किसी खास टीममेट की याद में, और हो सकता है कि यिंग इस काम को कल तक जरूर से पूरा भी कर लेगी। वो बताता है कि वैसे तो यिंग मुझे अपनी सारी की सारी चीजें ही बता देती है, लेकिन फिर भी हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ ऐसे राज होते हैं जो कि केवल उन्हीं के अंदर ही होते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बातों से किसी और को परेशान नहीं करना चाहती। यंग यहाँ पर अपने उस खास टीममेट की याद में बहुत ही जोरों के साथ में ही रो रही थी। इसको देखकर माइक कहने लगता है कि लेकिन मैं उसको इस तरीके से देख नहीं सकता, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा उसके लिए। जिससे कि वो बंदा कहने लगता है कि नहीं, अभी इस बात का सही समय नहीं आया है, अगर तुम अभी उसके पास में जाओगे तो उसका ये सीक्रेट नहीं रह जाएगा, जिसके बारे में ना तो वो तुम्हें बता पाएगी और ना ही छुपा पाएगी। इसीलिए हमें कभी भी किसी के भी सीक्रेट के बीच में नहीं जाना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है, क्या केवल हम दोनों ही हैं जो कि इसको देख रहे होंगे? बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसकी टीम के सभी मेंबर्स देख रहे थे यिंग को, क्योंकि उन सभी को भी बहुत ही ज्यादा दुख होता है लाओ जाओ के मारे जाने की वजह से। यहाँ पर इस टीम में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे अपने अपने सीक्रेट्स को छुपा कर रखे हैं, जो कि जानते तो एक दूसरे के बारे में है लेकिन बताना किसी को भी नहीं चाहते। इसी तरीके से मिस्टर स्नाइपर और बाकी के सभी लोगों के भी सीक्रेट थे, बस वो लोग कभी भी एक दूसरे के बीच में नहीं जाते और ना ही एक दूसरे के बारे में उससे पूछते हैं। सभी के बारे में अब जैसे ही पता चल जाता है माइक को, तो वह बिना कुछ कहे ही पहुंच जाता है रूम पर आराम करने के लिए। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है माइक को, जो कि पहुंच गया होता है असाइलम ऑफ द गॉड के अंदर, जहां पर वह मिलता है मून गॉडेस से। उनका इलाज कर रहा था, उनको प्रॉपर मेडिसिन भी दे रहा था, जिससे कि मून गॉडेस तभी उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि जरूर से तुम्हारे मन के अंदर कुछ ना कुछ तो है। मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूंगी तो जरूर से करूंगी, तुम्हें मुझसे बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जिससे कि माइक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनको बाहर टहलाने लगता है। मून गॉडेस यहाँ पर जिन पिल्स को लेने वाली थी अब उनको लेती नहीं है, बल्कि नीचे गिरा देती हैं। वो माइक से कहते हैं कि तुम मेरे ही बेटे हो, और इतना याद रखना कि हमेशा फैमिली में बातें बताने से हमें हमेशा ही हौसला मिलता है, हमें ताकत मिलती है उनको सहने की, उनसे आगे बढ़ने की। जिससे कि माइक कहने लगता है कि दुनिया में बहुत ही सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेवजह अपनी जान को गवा चुके हैं, लेकिन उनके जो चाहने वाले थे वो हमेशा ही उनको याद करते हैं, और अब मुझे जो भी करना है सब कुछ उन्हीं के लिए ही करना है, जिसकी वजह से मैं इस मुकाम तक आया हूँ। मुझे ये मौका मिला है, मैं इसको गवाऊंगा नहीं बल्कि सही तरीके से यूज करूंगा। तो मून गॉडेस कहने लगते हैं कि बच्चे, तुम एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल के इंसान हो, इतना याद रखना, तुम कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हर किसी के अंदर उनकी एक अलग ही पहचान होती है, और जो लोग भी तुम्हारे लिए जी रहे हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि तुम एक बेहतर जिंदगी को जियोगे, जो कि ऑब्वियसली तुम्हें करना भी चाहिए। मुझे माफ करना बेटे, तुम्हारी ये माँ तुम्हारे
तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि तुम बुरी ताकतों से लड़ सको, उनका सामना कर सको, जिसके लिए आज मैं तुम्हें अपनी ताकत का करिश्मा देने वाली हूँ, जो कि है मेरा ब्रेसलेट। याद रखना, इसको तुम हमेशा ही अपने साथ में रखोगे, इसको हमेशा पहन के रखोगे। लेकिन मून गॉडेस जैसे ही गौर करती है तो उनका ब्रेसलेट ही गायब हो गया, जो कि उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज होती है। वो कहती है कि अभी मुझे याद आया, वो लड़की मुझसे मेरा ब्रेसलेट लेकर चली गई थी, इसके बारे में अभी माइक को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर वो कौन है। मून गॉडेस बताती है कि तुम्हारे ही जैसे यहाँ पर कोई और भी आया था, जिसने सेम तुम्हारे ही जैसे व्हाइट ड्रेस पहनकर रखी हुई थी, जो कि आज से 5 साल पहले यहाँ पर आई थी। हो सकता है कि वो तुम्हें यहाँ के 3rd फ्लोर पर देखने को मिल जाए। इसके बारे में जानने के लिए चला जा रहा था माइक, और वो ये सोच रहा था कि क्या वाकई में मुझसे पहले भी यहाँ पर 5 साल पहले कोई आया होगा। मून गॉडेस ने उसको बताया था कि उस लड़की ने उसके साथ में कंपटीशन किया था कि अगर मून गॉडेस जीत जाती है तो वो उनको उनका बेटा लौटा देगी, लेकिन अगर मून गॉडेस हार जाती है तो उन्हें देना पड़ेगा अपना ब्रेसलेट। इसकी वजह से उनको ऐसा करना ही पड़ा था। माइक पहुंच जाता है 3rd फ्लोर पर, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। माइक ने उनसे कहा था कि आप वो हो जिसने इस दुनिया को बनाने में हेल्प की थी, आप गॉडेस ऑफ नाइट हो, जो कि 5 देवताओं में से एक है। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि क्रिएशन में एक गॉडेस को ही हरा दे। जहाँ के टेबल पर माइक को एक लेटर रखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही माइक ने उस लेटर को खोला होता है तो फिर तभी अचानक से ही यहाँ पर हलचल होना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ का पूरा रूम सेटअप ही बदलने लगता है, और जो इस लेटर में लिखा गया था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये खासकर माइक के लिए ही रखा गया हो। उसमें लिखा गया था कि जो भी इसको पढ़ रहा है वो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज के बाद से तुम यहाँ के मास्टर हो इस पूरे असाइलम के। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात ये होगी कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना कि तुम बन चुके हो इस पूरे के पूरे असाइलम के ही मास्टर, क्योंकि अगर गलती से भी तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जिंदगी में इतनी सारी मुश्किलें आ जाएंगी कि तुम उनका मुकाबला भी नहीं कर पाओगे। उस लड़के ने ये लिखा होता है कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट गॉड छुपे बैठे हैं, तो वो मैं सारी की सारी चीजें तुम्हें धीरे धीरे करके देती जाऊंगी। जब हमारी एक दूसरे के साथ में मुलाकात होगी तो मैं वो तुम्हें दे दूंगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस ऑफिस के अंदर एक और ऐसी जगह छुपी हुई है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। बस अब तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक कि मैं बड़ी नहीं हो जाती, क्योंकि तुम ही इकलौती मेरी ऐसी उम्मीद हो जो कि मुझे मेरे घर पर भेज सकते हो। जिसके बाद अब माइक ने जैसे ही यहाँ पर नीचे का दरवाजा खोला होता है तो हम एक बहुत ही अजीब सी जगह को देख पाते हैं, मानो जैसे कि ये कोई जेल हो, जहाँ पर चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार आवाजें आ रही थी। माइक आगे बढ़ते जा रहा था क्योंकि यहाँ पर असल में कैद करके रखा गया होता है मॉन्स्टर्स को। माइक अब चलते हुए उसी जेल के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने फाइनली नजर आ जाता है वो मॉन्स्टर, जो कि एकदम ही नजर आ रहा था घोस्ट फेस किंग के ही जैसे। माइक कहने लगता है कि अरे मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर छुपे बैठे होगे। मॉन्स्टर अपनी पूरी जान लगा रहा था, बहुत ही जोरों के साथ में तोड़ने की कोशिश कर रहा था इन सलाखों को, लेकिन ये गॉडली मटेरियल से बनी हुई थी, इसी वजह से इनको तोड़ना नामुमकिन है। तभी वो मॉन्स्टर 4 कदम पीछे हटता है और अपनी पूरी ताकत के साथ में हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन ये चीज करना बहुत ही बड़ी गलती होती है उस मॉन्स्टर की, क्योंकि इन सलाखों के ऊपर बहुत ही खास तरीके की पावर्स को इंचेंट किया गया था, जिसकी वजह से उन पावर्स का झटका बहुत ही जोरों के साथ में लगता है उसी मॉन्स्टर को। तभी फिर माइक को इस मॉन्स्टर के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल जाती है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों है और कैसे है, इसका पावर लेवल क्या है, ये क्या कर सकता है और क्या नहीं। वो अपने हाथ को निकाल के माइक को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माइक ने केवल अपनी एक उंगली की पावर से उसकी हालत खराब कर दी होती है। यहाँ तक कि उसने तो बिना टच किए ही घोस्ट फेस किंग के हाथ को ही काट के रख दिया था, जिसकी वजह से अब इस मॉन्स्टर के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। कहने लगता है कि आखिर तुम मेरी सिटी में मेरे घर के पास में वहाँ पर कर क्या रहे थे? मुझे पता है कि तुम वहाँ पर गलती से तो आए नहीं थे। माइक ने यहाँ पर अपने सुपरविजन्स की मदद से उसके माइंड के अंदर भी झांकना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब उसको पता लग गया होता है कि इस मॉन्स्टर के साथ साथ और भी कई सारे मॉन्स्टर्स को एक बहुत ही खास तरीके का ड्रग दिया गया था किसी खास बंदे के द्वारा। माइक तुरंत ही समझ जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि होगा चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड से। इसी वजह से अब उसने घोस्ट फेस किंग को नीचे गिरा दिया था, लेकिन जो घोस्ट फेस किंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था इनोसेंट लोगों के जैसे। माइक उसको टच करते हुए ये कहने लगता है, हाँ मैं जानता हूँ कि जो भी हुआ था वो तुमने नहीं किया था बल्कि तुमसे करवाया गया था। चिंता मत करवाने वाले समय में मैं इस असाइलम के सारे नियमों को भी जान जाऊंगा और तुम भी जान जाओगे ये आखिर चीजें यहाँ पर कैसी चलती हैं और मैं तुम्हें कैसे ठीक कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने अनजाने में मेरे एक बहुत ही ज्यादा खास इंसान को मार दिया, जिसकी वजह से माइक को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी फायर का यूज कर रहा था। माइक कहता है कि ये मेरा असाइलम है और मैं तुम्हें यहाँ पर रखना पसंद नहीं करूंगा, जैसे कि उसने केवल एक ही झटके के साथ में घोस्ट किंग को मार दिया था। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है माइक को उसकी ट्रेनिंग को करते हुए, जहाँ पर अब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होती है कैप्टन के साथ में। उसको बता रहे होते हैं मॉन्स्टर स्लेयर्स के बेसिक नियमों के बारे में, क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर स्लेयर्स होते हैं वो सभी के सभी ज्यादातर यूज करते हैं अपने अपने स्वॉर्ड्स को और अपने अपने खास स्वॉर्ड टेक्निक्स को। माइक ने जैसे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक किया होता है तो वो कहने लगते
कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर गॉड माइकल की एबिलिटी को यूज किया था। जैसे कि माइक कहने लगता है कि देखिए हर एक नाइट मॉन्स्टर स्लेयर का एक अपना सीक्रेट होता है। जैसे कि कैप्टन कहते हैं कि अगर ऐसा है तो अपने सीक्रेट को जरा सीक्रेट ही रखना। इसके बाद अब उन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। कैप्टन कह रहे थे कि तुम्हें भी पता है कि लाओ ज़ाओ के अंदर कोई भी फॉरबिडन रूइंस की पावर नहीं थी, लेकिन उसकी जो स्वॉर्ड की स्किल्स थी वो हम सभी के सभी मॉन्स्टर स्लेयर्स में सबसे ज्यादा बेस्ट थी। माइक यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कैप्टन के वॉर्डन स्वॉर्ड के साथ में फाइट करने की। वो ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ एक एजेंट ऑफ गॉड के रूप में, जो कि अपनी खुद की स्वॉर्ड की स्किल्स को प्रैक्टिस करे, ना कि किसी दूसरे को कॉपी करे। जिससे कि माइक अब काफी तेजी के साथ में बढ़ने लगता है और अटैक पर अटैक करने लगता है, लेकिन अभी भी वो कैप्टन की बराबरी करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। माइक कह रहा था कि आप जो कुछ भी मुझे सिखा रहे हो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, मैं भी अपनी खास तरीके की स्वॉर्ड की स्किल्स को प्रैक्टिस जरूर से करूंगा। लेकिन कैप्टन के केवल एक ही अटैक ने माइक के हाथों से उसकी स्वॉर्ड को ही निकाल कर फेंक दिया था, क्योंकि वो एक्चुअली में यूज कर रहा था लाओ ज़ाओ की ही स्वॉर्ड को। इसकी वजह से तभी वो अपने फॉरबिडन रूइंस की पावर को एक्टिवेट करता है और कैप्टन से कहता है मैं इतनी आसानी के साथ में ना तो लाओ ज़ाओ को भुला सकता हूँ और ना ही उसकी स्किल्स को। और उसने केवल एक ही अटैक के साथ में कैप्टन की भी स्वॉर्ड को ब्रेक करके रख दिया था। और उसकी ये एबिलिटी को देखकर कैप्टन थोड़े से खुश होते हैं, वो थोड़े से पीछे हटते हैं और दोबारा से प्रिपेयर होके माइक से कहते हैं कि चलो एक और राउंड को लड़ लिया जाए। उन्होंने अब जैसे ही फाइट करना स्टार्ट किया था वो माइक से कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम्हारी ये स्पीड स्लो क्यों हो गई है। हिम्मत के साथ में लड़ो, ताकत के साथ में लड़ो, क्योंकि कोई भी तुम पर रहम नहीं दिखाएगा। इस बार तो उसके कैप्टन से कई बार मार भी पड़ रही थी। वो कहते हैं कि तुम्हें बिना आराम किए लगातार ट्रेनिंग को करना ही होगा। इसकी वजह से इस ट्रेनिंग के दौरान उसकी काफी ज्यादा कुटाई भी होती है। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है सिटी के अंदर यिंग को, जो कि एक ओल्ड वुमेन की हेल्प कर रही थी। यिंग के साथ साथ उसके बाकी के टीममेट भी हमेशा ही ऐसे लोगों की मदद करते हैं। इन दोनों ने ही एक्चुअली में उस ओल्ड वुमन के पार्टनर को उससे मिला दिया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही शानदार सीन भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका था। बाकी के टीम मेंबर जैसे कि मिस्टर स्नाइपर और श्याओ, वो भी अपने अपने काम को पूरा करते हुए अपनी लाइफ को भी इंजॉय करते हुए जाते हैं और पूरी सिटी पर नजर रखने का काम भी किया जा रहा था। ट्रेनिंग को करने के बाद माइक आराम कर रहा था और वो अपने हाथ में लिए होता है लाओ ज़ाओ के सिंबल को। वो कहता है कि लाओ ज़ाओ तुमने मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी दुनिया को ही बचा लिया, जिसके बदले में मैं उनको बचाऊंगा जिनको तुम अपनी दुनिया समझते थे। मैं ऐसा हमेशा ही करता रहूंगा क्योंकि मैं हूँ माइकल गॉड एंजल।